यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाओं यानी यूक्लिड्स डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत हम ज्यामिति की उत्पत्ति से संबंधित कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करते हैं। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रिन को मिलाने से हुई है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मिट्रिन का अर्थ होता है मापना। इससे तो यही लगता है कि ज्यामिति शब्द का उद्गम ही भूमि को मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि गणित की इस शाखा यानी ज्यामिति का उद्गम हाल ही में हुआ है? जी नहीं। प्राचीन काल से ही प्रत्येक सभ्यताओं द्वारा विभिन्न रूपों में इसका अध्ययन किया गया है। जैसे कि मिस्र वासियों के लिए जब भी नील नदी में बाढ़ आती, उनके खेतों की परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी। उन परिसीमाओं को पुनः उसी प्रकार बनाने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समस्याओं को सुलझाने के लिए मिस्र वासियों ने अनेक ज्यामिति तकनीकें और नियम विकसित किए। नहरों और पिरामिड को देखकर हम आसानी से यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग इनके निर्माण में भी किया। और भारतीय उपमहाद्वीप में भी खुदाई के दौरान मिले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों की बनावट और व्यवस्था देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में ज्ञान था। केवल देखकर ही नहीं, बल्कि वेदों और ग्रंथों को पढ़कर भी हमें ज्यामिति के ज्ञान के साक्ष्य मिले हैं। अथर्ववेद में दिए हुए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित यानी छिपे हुए हैं। क्या आप त्रिभुजों से बनी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बता सकते हैं? यह कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि इनसे 43 छोटे छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। ज्यामिति की जानकारी हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से या ताम्र पत्रिकाओं पर लिखे संदेशों से मिलती रही है। कुछ सभ्यताओं जैसे बेबीलोनिया, भारत और रोम में ज्यामिति केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले विषय तक ही सीमित रही, लेकिन यूनान जैसी सभ्यताओं के लोगों ने ज्यामिति के पीछे छुपे हुए तर्कों में अधिक अभिरुचि दिखाई। यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने सबसे पहले यह उत्पत्ति प्रदान की कि किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों, यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही है। यह थेल्स के ही शिष्य थे। पाइथागोरस और उनके साथियों ने मिलकर अनेक ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का विकास किया। उस समय के सभी यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का सिद्धांतीय प्रतिमान यानी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल माना जिसमें वे रहते थे, और उन्होंने अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर बिंदु यानी पॉइंट, रेखा यानी लाइन और तल यानी पृष्ठ या सरफेस आदि की अवधारणाएं विकसित की। ठोस वस्तुओं के अध्ययन से भी उन्होंने कुछ अवधारणाएं विकसित की, जैसे ठोस वस्तुओं का आकार होता है, माप होता है और स्थिति होती है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इनकी 3 विमाएं होती हैं, यानी यह 3 डायमेंशनल होते हैं। दोस्तों, इसकी परिसीमाएं यानी बाउंड्रीज को तल या पृष्ठ कहते हैं, और पृष्ठ की 2 विमाएं यानी 2 डायमेंशंस होते हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। और पृष्ठ की परिसीमाओं को वक्र यानी कर्व्स या सीधी रेखा कहते हैं, और इसकी 1 विमा होती है, यानी यह 1 डायमेंशनल है। इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं और इनकी कोई विमा या डायमेंशन नहीं होता। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित के एक शिक्षक यूक्लिड ने इन सभी कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में व्यवस्थित किया, जिसमें उन्होंने उस समय तक के ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। उस पुस्तक को 13 अध्यायों में विभाजित किया और प्रत्येक को पुस्तिका नाम दिया। दोस्तों, चलिए उन परिभाषाओं को देखते हैं। पहली परिभाषा, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यहां उन्होंने भाग को परिभाषित नहीं किया है। दूसरी परिभाषा है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, पर यहां लंबाई और चौड़ाई को भी परिभाषित नहीं किया गया है।
तीसरी परिभाषा है एक रेखा के दोनों सिरे बिंदु होते हैं, यानी जहां रेखा खत्म होती है उसे बिंदु कहते हैं। चौथी परिभाषा कुछ इस तरह से है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अनेक बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है। पांचवी परिभाषा यह है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती। छठवीं परिभाषा कहती है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, किनारे यानी परिसीमाएं। और सातवीं परिभाषा कहती है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पृष्ठ पर अनेक रेखाएं स्थित होती हैं। दोस्तों, यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाओं में कई पदों को परिभाषित करने की आवश्यकता है, जैसे पहली परिभाषा में भाग को, दूसरी और पांचवी परिभाषा में लंबाई और चौड़ाई को। यदि हम पहली परिभाषा में भाग को क्षेत्र यानी जो स्थान घेरता हो यह कहकर परिभाषित करें, तो अब हमें यहाँ क्षेत्र को भी परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार बिना किसी अंत के हमें परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। इन्हीं कारणवश गणितज्ञों ने ज्यामिति के कुछ पदों को अपरिभाषित मान लिया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड की परिभाषाओं यानी यूक्लिड्स डेफिनेशंस पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।